हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है इनकम टैक्स में नए रूल 237 को लेकर है। इनकम टैक्स में सारे लिमिट्स को अपडेट कर दिया गया है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि बैंक से कैश विड्रॉल डिपॉजिट कर रहे हैं, अदर ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, उसके अलावा शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो आपको नई लिमिट्स का ध्यान रखना होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। ये जो नया रूल है, ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग और इनकम टैक्स रूल 2026 के अकॉर्डिंग है, रूल 37। इसके लिए आज का वीडियो काफ़ी डिटेल में रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो रिपोर्टिंग एजेंसी है उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। वो कौन से ऐसे पर्सन है जो ये डिटेल्स अपलोड करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो भी यहाँ पर कवर किया गया है। ठीक है, तो जो ये पर्सन है, क्लास ऑफ पर्सन है, ये रिपोर्टिंग एजेंसी है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन इस टाइप के एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो डिटेल्स है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डिटेल्स इनकम टैक्स के पास जा सकती हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरें तो उसमें ट्रांजैक्शंस को जरूर इंक्लूड करें। AIS 26A जो कि अब नए अपडेट हो चुके हैं, नए फॉर्म्स आ चुके हैं, उनको एक बार प्रॉपर्ली वेरीफाई करके टैक्स को प्रॉपर्ली जमा करें। चलिए यहाँ पर ये नई लिमिट से एक बार देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी डिटेल में रहने वाला है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पहली जो लिमिट है वो यहाँ पर कैश में परचेज करने की है। अगर कोई बैंक ड्राफ्ट या फिर पे ऑर्डर या बैंकर चेक आप जो है कैश में एग्जीक्यूट करते हैं तो उस केस में जो वो बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, ध्यान रहे बैंक यहाँ पर हर टाइप का बैंक कवर रहने वाला है। प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, हर टाइप्स के बैंक को इंक्लूड किया गया है जिसपे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंकिंग का लाइसेंस है। ठीक है, तो यहाँ आपकी डिटेल्स अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप जो है ये वैल्यू आपकी 10 लाख रुपए की रहेगी, जहां पर आपका पैन नंबर अवेलेबल है, मतलब आपने अपने पैन नंबर को सबमिट किया हुआ है, तो आपको 10 लाख रुपए की मिलेगी लिमिट ये। और ये लिमिट जो है 1 साल की है। 1 साल में एक या एक से ज़्यादा आप अपने अकाउंट से अगर कैश में परचेज करते हैं कोई भी बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर चेक, पैन कार्ड आपने दिया हुआ है तो 10 लाख रुपए की लिमिट है। इससे ऊपर क्रॉस होगी तो ये जो एजेंसी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपडेट कर देगी डिटेल्स की इस पर्सन के पैन कार्ड पर ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तब भी ये डिटेल्स अपलोड हो जाएगी और तब आपको केवल 5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। 5 लाख या उससे ज़्यादा की ट्रांजेक्शन होगी, आपने पैन नंबर यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बैंक में अकाउंट ओपन हो सकता है बिना पैन के भी, तो इसलिए लिमिट को यहाँ पर कम रखा गया है। आपकी डिटेल्स यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और फिर आपको नोटिस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बेटर है कि पैन कार्ड तो जरूर अपडेट कराएं। फिर इसके बाद जो दूसरी लिमिट है वो है, अगर आप यहाँ पर जो है मतलब आपको जो है पेमेंट की जा रही है, पेमेंट मेड इन कैश और अदरवाइज फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो कि RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं। आप जो है कोई परचेज कर रहे हैं तो उस केस में जो है 10 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। 10 लाख रुपए से ज़्यादा कि आप जो है कैश में परचेज करेंगे कोई भी ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में जो है ये बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक आपकी जो डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर देंगे। तो ये वो लिमिट है, ये भी 10 लाख रुपए की है। ठीक है, और ये वाली जो लिमिट है यहाँ पर 5 लाख रुपए की है। लेकिन यहाँ पर आपका पैन कार्ड है या नहीं है तब भी केवल 10 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो है वो आपके करंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट की बात की जा रही है। तो ये जो लिमिट है पैन कार्ड वाइज है, आप अपने एक अकाउंट में या एक से ज़्यादा है जिसका नेचर करंट बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो करंट है और आप उसमें कैश डिपॉजिट कर देते हैं या कैश विड्रॉल कर लेते हैं, दोनों को मिलाकर नहीं, अलग अलग लिमिट्स देखी जाएगी। और अगर वो वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो ये जो बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, वो डिटेल्स अपलोड करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पर आपको लिमिट मिलने वाली है 50 लाख रुपीज़। पैन कार्ड अपडेट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 लाख रुपए आपको लिमिट मिलेगी और जितने आपके बैंक अकाउंट है सारों को मिलाकर ये लिमिट मिलने वाली है। मतलब आपके अलग अलग बैंक में हो सकता है अकाउंट हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो लिमिट यहाँ पर आपको अभी तक बताई है ये ईयर वाइज देखी जाएगी। 1 साल आपका अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक रहता है, ये भी आपकी फाइनेंशियल ईयर वाइज है। और ये बैंक वाली भी करंट बैंक अकाउंट में ये भी आपकी फाइनेंशियल ईयर वाइज रहने वाली है। यानी कि अगर हम बात करें टैक्स ईयर पहला आपका 26-27 है तो 26-27 से ये एप्लीकेबल है। तो ये लिमिट्स अब जो है आपको इस तरीके से अप्लाई होने वाली है। ठीक है, तो आप जब भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो इन वाली लिमिट्स का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट लिमिट रहेगी वो आपकी
कवर होने वाली है। हमने जो है अभी तक 3 लिमिट्स को कवर कर लिया है। अब बात करेंगे कि अगर जो है आप कैश अमाउंट आप जो है वो डिपॉजिट करते हैं एक या एक से ज़्यादा अकाउंट में, ठीक है, ये आपका यहाँ पर कवर हो रहा है सेविंग बैंक, जो आपके सेविंग बैंक वाले अकाउंट है उनकी बात हो रही है, ठीक है। काफ़ी केस में क्या होता है कि सेविंग बैंक को कुछ और का भी नाम दिया जा सकता है। जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, जैसे कि आपका सैलरी अकाउंट है, ठीक है, या कोई आपका इस टाइप का भी अकाउंट होता है जिसमें आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल जाती है, तो इन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि एफडी के अलावा, ठीक है, करंट बैंक अकाउंट के अलावा और एफडी के अलावा जो भी आपके अकाउंट है, अगर आप उसमें एक या एक से ज़्यादा बैंक में कैश जमा कर देते हैं तो वो डिटेल जो है अपलोड की जाएगी। अभी आपका जो ऊपर कवर किया जा रहा था उसमें केवल बैंकिंग कंपनी और बैंक को कवर किया गया था, यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस को भी कवर कर लिया गया है। तो आपका जो है सेविंग बैंक है या कोई अदर बैंक है, ठीक है, अदर टाइप है, किसको छोड़ते हुए करंट को, क्योंकि करंट में आपको जो है ज़्यादा लिमिट मिलती है, करंट इसमें काउंट नहीं होगा। और जो आपकी एफडी, आरडी या टाइम डिपॉजिट्स होते हैं वो भी इसमें कवर नहीं है, ठीक है। इसमें आपके सेविंग बैंक, हर टाइप का सेविंग बैंक और कोई भी अदर बैंक जो कि सेविंग या सैलरी अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया उस नेचर का है, तो आपकी जो बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक है या फिर जो पोस्ट ऑफिस है, वो ये डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेंगे। तो आप ये मत समझिए कि आपने जो है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा लिया तो वो डिटेल्स अपलोड नहीं होगी, जो डिटेल्स हैं वहाँ से भी अपलोड हो सकती हैं। इसमें कैश डिपॉजिट की लिमिट रखी गई है कि कैश जमा करते हैं आप एक साल में एक या एक से ज़्यादा अकाउंट में, यानी कि सब अकाउंट को मिला के देखी जाएगी। और जो लिमिट यहाँ पर बनाई गई है वो पैन कार्ड वाइज बनाई गई है। अगर आपने पैन कार्ड सबमिट किया हुआ है तो आपको जो है 10 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, 10 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा। जैसे आप कैश जमा करेंगे तो ये जो भी एजेंसी हैं, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक या फिर आपका जो है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, तो ये जो डिटेल्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेंगी। ये इनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बना दी गई है। तो आप लिमिट का ध्यान रखेंगे। इस केस में आपकी जो है 10 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया, पोस्ट ऑफिस में बिना पैन कार्ड के आपने अकाउंट खुलवा रखा है, तो केवल आपको जो है 5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। 5 लाख या उससे ज़्यादा ही जमा होंगे तो डिटेल्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर दी जाएंगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लिमिट है वो है एफडी के रिगार्डिंग, ठीक है। आपका जो है एक या एक से ज़्यादा एफडी है, आरडी है, इसमें एफडी, आरडी सब कवर है, या कोई अदर आपका जो है टाइम डिपॉजिट है, वो सब कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है। और अब यहाँ पर जो है एक और एजेंसी बढ़ गई है, जो आपकी निधि कंपनी या फिर एनबीएफसी टाइप की एजेंसी होती है, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड रखा गया है। बैंक्स हो, कोऑपरेटिव बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस हो, ये कहीं से भी आप जो है अगर एफडी, आरडी या फिर कुछ करेंगे और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज़्यादा है एक साल में, तो उस केस में जो है आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन होगी। ये भी सारे बैंकों को मिलाकर है, एक पैन कार्ड वाइज लिमिट आपको मिलने वाली है, ठीक है। बस इसमें यहाँ पर एक एक्सेप्शन रखा गया है, ये काफ़ी अच्छा है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि अगर आपकी ऑटो रिन्यू वाली एफडी है, ऑटो कोई आपकी रिन्यू लगी हुई है, तो वो इस वाली 10 लाख की लिमिट में काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो बेटर है कि आप जो है अपनी जो भी आप एफडी, आरडी कर रहे हैं उनको ऑटो रिन्यू में लगाएं। अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है और आप दोबारा से नई एफडी क्रिएट कर लेते हैं तो उस केस में वो 10 लाख वाली लिमिट में कवर होगी। तो फॉर एग्जांपल आपकी पिछले सालों की 20 लाख रुपए की एफडी थी, वो आपकी मैच्योर हुई एक साल में, 1 अप्रैल से लेकर, यहाँ पर भी ये जो लिमिट है ये अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक की है। इसके बीच में आपने जो है 20 लाख रुपए की एफडी मैच्योर्ड वाली आई थी, वो आपने दोबारा से क्रिएट कर ली और 10 लाख रुपए की और एफडी बना दी, तो फिर इस साल में माना जाएगा आपने 30 लाख की एफडी करी। अगर नोटिस आता है तो फिर आपको जस्टिफाई करना होगा। कोई बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, कोई निधि कंपनी है, एनबीएफसी टाइप की जिन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया हुआ रहता है, वो अगर आपकी एफडी कर देती है, ठीक है, तो उस केस में जो लिमिट, जो डिटेल्स है ये भी लोड कर दी जाएंगी। उसके बाद अगली जो लिमिट है वो है पॉइंट नंबर 4 में क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग। तो इसमें भी
सब एजेंसी कवर्ड है जो कि क्रेडिट कार्ड की जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती हैं। कोई भी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक जिसने यहाँ पर बैंकिंग का लाइसेंस लिया हो, या कोई भी ऐसी अदर कंपनी जो कि आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती हो, कोई भी अदर कंपनी, वो प्राइवेट है, प्राइवेट एंटिटी है, कुछ भी है, वो क्रेडिट कार्ड की अगर फैसिलिटी देती है तो उसको भी डिटेल्स अपलोड करनी होगी। पेमेंट्स मेड बाय ए पर्सन, अगर वो पर्सन अपने क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट कर देता है, ये जो डिटेल्स है ये आपकी रीपेमेंट बेस पर एप्लीकेबल होगी। 1 साल में अगर आपने रीपेमेंट करी है, कितनी अमाउंट की, कैश में करी है तो केवल 1 लाख, और अगर अदर देन कैश मोड करी है, ठीक है, जैसे कि आपने यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी और मोड से कर दी, फिर आपको जो है 10 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। और ये भी आपके सारे क्रेडिट कार्ड उसको मिलाकर है, पूरे 1 साल की लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। क्रेडिट कार्ड के जो भी एक्सपेंस करने वाले पर्सन है वो उसका ध्यान रखिए। रूल 237, किसी भी एजेंसी का क्रेडिट कार्ड है सब इसमें कवर है। नेक्स्ट जो लिमिट है वो है रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स। तो अगर आप जो है कोई भी बॉन्ड यहाँ पर लेते हैं, कोई डिबेंचर्स लेते हैं, ठीक है, जो कि किसी कंपनी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, अदर देन द अमाउंट रिसीव ऑन रिन्यूअल, तो रिन्यूअल वाला पॉइंट इसमें भी कवर नहीं है, एफडी वाला पॉइंट है। और 10 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर पैन कार्ड वाला क्राइटेरिया नहीं है और ऊपर भी पैन कार्ड का क्राइटेरिया नहीं है, जब स्पेसिफाइड है तभी हम उसकी बात करेंगे। तो ये कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन हो सकती है जो कि बॉन्ड और डिवेंचर जारी कर रही है, तो उसकी जो डिटेल्स है वो अपलोड करेगी ये एजेंसी। नेक्स्ट जो लिमिट है वो है आपकी शेयर्स के रिगार्डिंग। जब आप कोई शेयर्स बाय कर लेते हैं, ऊपर डिवेंचर्स और बॉन्ड आ गए, यहाँ पर आपके शेयर्स आ गए, वो किसी भी टाइप के आपके शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी या प्रेफरेंस, किसी भी टाइप का आपका शेयर्स है, तो जो वो कंपनी जारी कर रही है शेयर्स, वो डिटेल्स अपलोड करेगी। अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आप जो है 1 साल में शेयर्स बाय कर लेते हैं, ये आपके डीमैट अकाउंट वाइज, क्योंकि डीमैट जो आपका अकाउंट वो पैन पे लिंक होता है, और जो लिमिट है वो पैन कार्ड वाइज मिलेगी। एक पैन कार्ड पर आपके 10 डीमैट अकाउंट हो सकता है, तो सारे को मिलाकर ये लिमिट यहाँ पर रहने वाली है। बायबैक ऑफ शेयर्स को भी स्पेशली कवर कर लिया गया है। अगर बायबैक किया जाता है किसी भी पर्सन से, एग्रीगेट अमाउंट, अगर आपकी जो है अमाउंट और वैल्यू एग्रीगेटिंग टू द 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए की लिमिट ही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बायबैक्स ऑफ शेयर्स है, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो जो भी वो कंपनी लिस्टेड है ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, वो ये जो डिटेल्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेगी। नेक्स्ट जो लिमिट है वो फिर से पैन कार्ड वाइज अवेलेबल है। जब आप यहाँ पर जो है, अगर कोई पर्सन फॉरेन करेंसी को सेल करता है, इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट ऑफ सच करेंसी, हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग जो है कोई क्रेडिट फैसिलिटी भी हो, टू ए फॉरेन एक्सचेंज कार्ड और एक्सपेंस, इसमें सब कुछ को कवर किया गया है इन सच करेंसी। तो क्रेडिट को रिपेमेंट किया गया हो या सेल की गई हो करेंसी, और एक्सचेंज एक्सपेंस किए गए हो थ्रू ए डेबिट और क्रेडिट कार्ड, चाहे वो आपने डेबिट कार्ड से किए हो या क्रेडिट कार्ड से किए हो, या फिर ट्रैवलर्स चेक से किए हो, डिमांड कोई ड्राफ्ट से किया हो, या किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट के बेस पर किया हो, यहाँ पर आपने फॉरेन करेंसी से रिगार्डिंग सेल्स की ट्रांजैक्शन किया, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मोड से यहाँ पर अगर आपने ये एग्जीक्यूट की है, तो उस केस में जो वो ऑथराइज पर्सन है जो कि रेफर्ड है इन फेमा में उस एंटिटी के बिहाफ पर, ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो डिटेल्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेंगे, क्योंकि जो ऑथराइज पर्सन हो गए ये फेमा के अकॉर्डिंग हो गए, फेमा एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज सी के अकॉर्डिंग जो ऑथराइज पर्सन है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिटेल्स जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन की जाएगी, क्योंकि पैन कार्ड आपसे ले लिया जाएगा। अगर आप पैन कार्ड आप दे देते हैं तो 10 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी, और अगर आप जो है पैन कार्ड नहीं देते हैं उस केस में जो है आपको 5 लाख रुपए की लिमिट मिलने वाली है। पैन कार्ड नहीं देंगे तो फिर कोई और डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी के भी बेस पर जो है आपकी डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर आपने पैन कार्ड नहीं दिया तो आपको इतनी लिमिट यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो लिमिट है वो प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग है। आप परचेज करें, सेल करें या गिफ्ट में दें या कोई जॉइंट डेवलपमेंट, देखिए सारी चीज़ें आपकी बार कवर कर ली गई है। रिगार्डिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये लिमिट है यहाँ पर पहले 30 लाख की होती थी, इसको अब बढ़ाकर जो है 45 लाख रुपीज कर दिया गया है, ठीक है।
अगर आपकी जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है वो 45 लाख से ज़्यादा है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, काफ़ी लोग क्या करते हैं स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और वो कम वैल्यू पर रजिस्ट्री कर लेते हैं, तो वो भी सेव नहीं हो पाएंगे। अगर उस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू भी 45 लाख या उससे ज़्यादा है, तो जो डिटेल्स है वो इंस्पेक्टर जनरल जो भी रजिस्ट्रेशन एक्ट में ऑथराइज्ड है, या फिर रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा अपलोड कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो अलर्ट रहें और ये इन सारी ट्रांजेक्शन्स को याद रखें, ठीक है। लिमिट्स प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट ये नई लिमिट है, बिल्कुल नई तरीके से इंट्रोड्यूस की गई है, और अब यहाँ पर जो है काफ़ी पर्सन जो है इसमें कवर होंगे। जब आप स्टैम्प पेपर बाय करते हैं, स्टैम्प पेपर का जो रीजन हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, कोई एग्रीमेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन या नॉन प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, किसी भी टाइप की आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं और आप स्टैम्प पेपर अब बाय कर रहे हैं, तो अगर आपने जो है 2 लाख या उससे ज़्यादा के आपने जो है बाय करे स्टैम्प पेपर, यहाँ पर आपने पैन नंबर दिया, ठीक है, तो वो डिटेल जो है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन की जाएगी। ये बिल्कुल फ्रेश लिमिट यहाँ पर जो है जारी की गई है। काफ़ी सारे पर्सनस हैं जो कि यहाँ पर एग्रीमेंट करते थे, जॉइंट डेवलपमेंट करते थे, और वो जो है सेव हो जाते थे, क्योंकि उनकी जो नेचर है वो जो है वो राइट्स के टाइप का होता था, ना कि वो कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते थे। तो अगर वो यहाँ पर स्टैम्प पेपर पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी टाइप के जो कि स्टैम्प पेपर जहाँ पर यूज हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड की जाएगी। पैन कार्ड अगर अवेलेबल है तो 2 लाख रुपए की लिमिट है, 2 लाख से ज़्यादा के आप जो है परचेज करेंगे तो ये पूरे 1 साल की लिमिट नहीं है, मल्टीपल टाइम्स भी आप अगर बाय कर रहे होंगे तो वो भी यहाँ पर कवर होती जाएगी। फिर इसके बाद अगर आपने जो है पैन कार्ड नहीं दिया तो केवल आपको जो है 1 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। 1 लाख से ऊपर पे भी आपकी जो डिटेल्स है वो अदर डॉक्यूमेंट्स के बेस पर पास ऑन कर दी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में, जब कोई पर्सन इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग जो है रिसीट करेगा, ठीक है, रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम के रिगार्डिंग अगर वो जो है रिसीट करेंगे, तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर एक या एक से ज़्यादा अकाउंट से पेमेंट हो रही है, ठीक है, तो उस केस में जो है 5 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी आपको, पैन कार्ड जहाँ पर आपका अवेलेबल है। और अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में जो है आपको 2.5 लाख रुपए की लिमिट है। मतलब जो इंश्योरर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेगा। तो अगर कोई पर्सन इंश्योरेंस कराता है और वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है, और उस इंश्योरेंस प्रीमियम को जो पे कर रहा है तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी रिसीट्स हो गई। 5 लाख रुपए से ज़्यादा का इंश्योरेंस उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे कर दिया, पैन कार्ड अवेलेबल है तो भी डिटेल्स अपलोड होगी, और अगर पैन कार्ड नहीं है तो 2.5 लाख रुपए पर ही डिटेल्स जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। एक और लिमिट यहाँ पर एप्लीकेबल रहती है, ये तो ऑलरेडी पहले से भी एग्जिस्ट थी, जहाँ पर जो है कैश में पेमेंट की जाती है किसी भी सेल के ट्रांजेक्शन्स के रिगार्डिंग। अगर वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो पर्सन जो कि इनकम टैक्स में ऑडिट के लिए लायबल है। इसका सेक्शन जो है 63 हो चुका है, पहले जो है 44A भी सेक्शन था, इसमें नई लिमिट्स यहाँ पर जारी की गई हैं। तो वो पर्सन जो कि यहाँ पर ऑडिट के लायबल है सेक्शन 63 में, वो ये डिटेल्स जो है अपलोड करेगा कि उसने पर्टिकुलर इस पर्सन से कैश में जो है पेमेंट रिसीव करी है। वैसे यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया गया है ट्रैकिंग के पर्पज से, लेकिन अगर ये पर्सन जो कि इनकम टैक्स में ऑडिट के लिए लायबल भी है और अगर यहाँ पर ये 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीट कर लेता है तो उस केस में जो है यहाँ पर डे पर ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग 100% तक की पेनल्टी भी लग सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक किया गया है डबल मोड में, कि भाई आप जो है हमें खुद से बताएंगे कि अगर आपने जो है कोई भी सेल की ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट किया है, वो गुड्स के रिगार्डिंग भी हो सकती है, आपकी सर्विस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, किसी भी नेचर की अदर दैन दो स्पेसिफाइड अबव, यानी कि 1 से 11 तक के जो पॉइंट पड़े हैं उनको हटाते हुए, तो वो जो पर्सन है जो कि इनकम टैक्स में ऑडिट के लिए लायबल है वो ये डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन करेगा। तो आपको जो है इन सभी लिमिट्स का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। जब भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो नई लिमिट्स का ध्यान रखें ताकि आपको इनकम टैक्स में किसी भी टाइप से प्रॉब्लम ना हो। कुछ यहाँ पर जो है इन्होंने अलग सबसेक्शंस में जो है कुछ स्पेसिफाइड प्रोविजंस को भी स्पेसिफाइड किया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक और टेबल भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि अलग से टेबल्स में स्पेसिफाइड किया है। जैसे कि आपको जो है कैपिटल गेन यहाँ पर हो रहा है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज और यूनिट्स और म्यूचुअल फंड, तो इसमें वैल्यू हटा दी गई है। तो पूरी की पूरी जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके AIS 26A में किस लिए शो करती हैं, इसी वजह से यहाँ पर शो करती है। जो भी वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, रजिस्ट्रार है जो कि शेयर यहाँ पर जो है उसमें डील करते हैं,
तो वो जो डिटेल्स है वो इररेलेवेंट है अगर कैपिटल गेन अर्न हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी, कोई भी शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन्स हो रही है, यूनिट्स है म्यूचुअल फंड की, तो वो डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर दी जाती है। ऐसे आपने देखा होगा आपका जो डिविडेंड है वो भी आपके 26 AIS में शो करता है, तो उसमें भी सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है उस कंपनी के द्वारा अपलोड की जाती है। कोई भी इंटरेस्ट पेड या क्रेडिट किया जाएगा तो वो आपका सेविंग बैंक का हो या FD पे हो, किसी भी टाइप का हो, तो उसकी भी जो है सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो अपलोड कर दी जाती है। किसके द्वारा? बैंकिंग को भी यहाँ पर कवर किया गया है। पोस्ट ऑफिस की भी आपने देखा होगा, तो पोस्ट ऑफिस में आप FD RD या कोई अदर टाइम डिपॉजिट्स करते थे, उनकी डिटेल्स पहले नहीं आती थी, अब वो भी डिटेल्स आने लग गई हैं काफ़ी टाइम से। तो ये प्रोविजंस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे, 1961 वाले एक्ट में अमेंडमेंट ऑलरेडी आ चुका था। कोई भी NBFC, तो वो जिसने यहाँ पर RBI के द्वारा लाइसेंस होल्ड किया हुआ है, तो अगर वो कोई भी इंटरेस्ट पे करती है, वो आपका सेविंग का है, FD का है, RD का है, तो उसमें सारी की सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने एग्जीक्यूट किया है, अमाउंट इररेलेवेंट है, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पास ऑन कर दी जाती है। तो आप इन सभी लिमिट्स का ध्यान रख के AIS को प्रॉपर्ली चेक करके तभी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर GST इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है, और अभी मैंने इनकम टैक्स एक्ट के रिगार्डिंग पीरियडिकली काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ। वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करें। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।